जी, good morning to all of you present in this morning class. Today we will discuss the practice paper of business study. और इस प्रैक्टिस पेपर में आपके जो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में जो आ सकते हैं, तो सबसे पहले आप जो देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपके यहाँ पर अल्टरनेट भी दिए हुए हैं, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सिलरी टू ट्रेड। ये एक को जो एक्सिलरी टू ट्रेड किसको नहीं माना जा सकता? माइनिंग को, इंश्योरेंस को, वेयर हाउसिंग को या ट्रांसपोर्ट को। यानी इनमें से कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी एक्सिलरी टू ट्रेड नहीं माना जाता। बिल्कुल ओके, माइनिंग एकदम से, क्योंकि आपका एक्सिलरी टू ट्रेड है वो इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग, ये सारी की सारी सर्विस देते हैं, जो कि माइनिंग आपका प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे बोला करो आप लोग। विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। आपकी ऑयल रिफाइन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कि आपकी जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नन ऑफ दीज। तो आपका यहाँ पर जो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है विच डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में आपको पता होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो चीज़ें होती हैं उसमें आपका जो खेती का है, आपके फिशरीज का है, आपका एनिमल हस्बेंड्री का है, वो आपके प्राइमरी आते हैं। उनके ऊपर जो डिपेंड करता है, या धरती के नीचे कोई चीज़ है आपकी, कोल है, चाहे गैस है, चाहे ऑयल है, उनमें से कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर जो दूसरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है सेकेंडरी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखें, आपकी जो ऑयल इंडस्ट्री है वो धरती के नीचे से, जो फ्रॉम द बेनेथ ऑफ द अर्थ, और शुगर आपका जो खेती के अंदर जो शुगर केन होता है उससे बनती है। तो नेचुरली प्राइमरी इंडस्ट्री तो नहीं है ये, क्योंकि इट डिपेंड ऑन द प्राइमरी इंडस्ट्री, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है जी। थर्ड पे आइए, थर्ड पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटीज। इनमें से कहता है कि हाँ, इसमें कहता है कि, अच्छा अच्छा, भूमि बोल रही, शाबाश, अच्छी बात है बेटा, सभी लोग पार्टिसिपेट करो इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन सी, हाँ नहीं, मैं बेटा थर्ड ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। मैं थर्ड थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि और बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और उनसे तो पढ़ा नहीं पड़ा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाती? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मानी जाएगी, प्रेजेंस ऑफ रिस्क मानी जाएगी, और सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी एक्टिविटी मानी जाएगी। तो आपकी जो फोर्थ है सैलरी एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज जो है ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये आपका जो टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए सैलरी एंड वेजेज जो है वो आपके बिजनेस की एक्टिविटी का कुछ करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फोर्थ है द स्ट्रक्चर इन विच separation of ownership and management is called the structure in which there is separation of ownership and management। बिल्कुल, कौन ऑप्शन सी कौन बोल रहे हैं बेटा? रितिका है क्या? ओके ओके, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें जो है मैं औरों को समझाता हूँ, आपका आंसर सही है बिल्कुल, कि और इसका मीनिंग भी बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड, कि आपके जहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं, तो वो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वही मालिक होता है, वही मैनेजर होता है। पार्टनरशिप में वही लोग मालिक होते हैं और वही मैनेजर होते हैं। कंपनी के अंदर जो है हम लाखों लोग जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद में हमारी मैनेजमेंट हम अलग से चुनते हैं और ओनर लोग अलग हो जाते हैं। जैसे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमने चुना, तो हम सरकार नहीं, हमारा प्रधानमंत्री सरकार है, तो हमारी सरकार हम लोगों से अलग है। तो कंपनी एक ऐसा है जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर अलग होता है। और अगला करें आल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ, शाबाश बेटी रितिका, अच्छा आंसर आप सही दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके काम आएंगे, ये हर एग्जाम में काम आएंगे, इसीलिए मैंने प्रिपेयर करके इसको स्क्रीन शेयर किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर। ये कह रहा कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है
उसको डिस्क्राइब करिए टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर, सरकारी महकमों के डिपार्टमेंट्स की तरफ से बताइए। तो इसका आंसर किसी को आता हो अंदाजा है कोई? एनी गैस एनीबॉडी? और जो बोले वो अपना नाम भी जरूर बता दे, ठीक है, ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कौन सा बच्चा बता रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, इसका आंसर शायद आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में 1991 के बाद में जो पब्लिक सेक्टर है उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, उनको प्राइवेट कर दिया गया है। तो कहता है कि द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 towards the public sector is this, that the more and more public sectors are to be privatized, and there is a disinvestment process in the progress। कि आपका डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकार अपना शेयर बेच करके प्राइवेट लोगों को पैसा वापस निकाल रही है। ये आपके 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाइए, डिस्कस दी। हाँ, ये है कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि आपका जो है 1990 से पहले, 1990 से पहले ऐसा होता था कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी डिपार्टमेंट होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कंपनियां होती थी, प्राइवेट लोगों को कम हिस्सेदारी दी जाती थी। 1991 में जब मनमोहन सिंह सरकार आई, मनमोहन सिंह जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए और नरसिम्हा राव जब हमारे जो वित्त प्रधानमंत्री आए, तो उस समय जो है 1991 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी। उस पॉलिसी में ये कहा गया था कि वी विल प्राइवेट आवर पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हम अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे रेलवे में आप देख रहे हैं कि सारी प्राइवेट कंपनियां आ गई, प्राइवेट रेलें स्टार्ट हो गई हैं। इसी प्रकार से आपकी कुछ कंपनीज हैं कोल के अंदर हैं, माइनिंग में हैं, उन्हें प्राइवेट आ गई। इसी प्रकार से आप देखो कि डिफेंस के अंदर भी कुछ कंपनीज को जो है वो हथियार आर्म्स बनाने की फैसिलिटी दे दी गई है। तो आपका इसने पूछा कि प्राइवेट टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर के प्रति सरकार की क्या पॉलिसी रही 1991 की पॉलिसी में। तो मेन एक ही रहा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप एक लिखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, इतना ही बहुत है कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्ट होता है कहीं पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं से पैसा निकाल लेना, ठीक है जी। तो ये होता है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। हाँ जी, एनी डाउट इन इट? कोई डाउट हो किसी को? नहीं है? हाँ जी, नेक्स्ट पे। अच्छा, हाजिरी बोल दो कौन कौन आए हैं, एक बार अपना जो है सीरियल वाइज अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट होकर के बोल दो कौन कौन है। चलो आप अपना नाम बता दो सभी के सभी। कनिष्क, ठीक है। सेकंड रितिका, ओके बेटा। और कौन है? ईमानी, शाबाश। और कौन बेटा ईमानी के बाद? सौरभ, शाबाश। और हिमांशु, ठीक है, शाबाश। और हितेश, ठीक है। और भूमि, शाबाश। इशिता है? ईशांत, इशिता है? नहीं, नहीं है। ऋतु है? अच्छा, ऋतु कहाँ है? आवाज़ सुन नहीं पा रहे, मैं आवाज़ नहीं सुन पा रहा आपकी ऋतु। आप बेटे अटेंड करो, आप आंसर भी दो मेरे क्वेश्चंस के, ठीक है ना। और कौन कौन है कनिष्क, बताना, नाम बताना, क्यों कौन कौन लोग हैं इसमें, मेरे को अंदाजा आ जाए। कुलदीप कौन हो गया? अच्छा, कुलदीप सांगवान, ठीक है। हाँ, कुलदीप सांगवान सुन, ओके। और रवीज राज, ठीक है। संदीप, हाँ संदीप, आप मेरे को सुन रहे हैं? संदीप, पता नहीं स्पीकर बंद कर रखा है या बंद चालू करके छोड़ गए इसको। और कौन है संदीप, इसके बाद संदीप के बाद? हाँ, ठीक है। सौरभ, ठीक है, ठीक है। अभी और भी जुड़ रहे हैं क्या? कितने बच्चे हैं अभी? 12 है। मैं आपको बता दूं कि लगभग क्वेश्चन पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं अभी 5-7 दिन ये डिस्कस करूँगा, तो लगभग क्वेश्चन पेपर इन्हीं में से आ जाएगा आपका, चाहे फाइनल का हो चाहे यहाँ का लोकल हो, ठीक है, चाहे सेकंड एग्जाम हो। अच्छा, 6th क्वेश्चन पे आ जाओ।
डिस्कस द प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing concern of business enterprises towards social responsibilities. Discuss the forces. Oh, hmm, hmm, पे रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। शाबाश, अच्छी बात है। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ कि डिस्कस द फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीजिंग द कंसर्न ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज टुवर्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका बेटा आंसर जो है ना, आप देखो कि उसके आंसर जो मैं आपकी किताब में देखो, इसका आंसर जो आपने बताया ना, ये तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जिसने कि वो बिजनेस से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए मजबूर किया है? तो पहला तो आपके पास में था, वो था आपका फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए पहले तो ये कि इफ़ द बिजनेसमैन विल फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, देन बिजनेस विल सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अदरवाइज बिजनेस विल हैव नो फ्यूचर। सेकंड आपके पास में था गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इफ द बिजनेस विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर ओनली, then the government will have to make some rules and regulations and will interfere in the business। ठीक है, तो ये वाले 5-6 पॉइंट हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकता है, तो इसलिए मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आ पाता। अच्छी कोशिश की, अच्छी बात बेटा, शाबाश। हाँ जी, तो ये आपके पॉइंट है, इसको थोड़ा नोट कर लो, आप कॉपी भी पास में रख लो, इसमें नोट कर लो, कोई छोटा मोटा पॉइंट आता है तो। ठीक है, हाँ, अगला देखिए 7th है, बिजनेस पीपल हैव द स्किल टू सोल्व। बिजनेस पीपल ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही है। पहला था कि इसमें क्वेश्चन फिर पढ़ लेता हूँ कि सोशल बिजनेस हैव टू स्किल टू सोल्व, कि बिजनेस पीपल हैव द स्किल टू सोल्व, कि बिजनेस के पीपल उनके पास में स्किल होती है क्या सोल्व करने की। ऑल सोशल प्रॉब्लम्स उसको तो नहीं कर सकता, सम सोशल प्रॉब्लम्स कुछ सोशल प्रॉब्लम उसको भी नहीं कर सकता सोल्व, नो सोशल प्रॉब्लम ये भी बात नहीं है, ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, क्योंकि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयरफॉर इट कैन सोल्व द ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बी सेक्शन। बी सेक्शन आपका जो है अगला चैप्टर है मेरी बुक के हिसाब से, मैंने जहाँ से जैसे पेपर बनाता हूँ वहाँ से, तो उसमें आपका है ना वो, सॉरी मैं ये पेपर वो दूसरा है, ये वो नहीं है, ये आपका 1-1 नंबर के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कोई 2 डिफरेंस हैं, वो बताइए। शाबाश, कौन बताएगा? ओके, किताब खोल लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं, आप किताब खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसने इसने हाँ ठीक है। दूसरा एक हो गया, एक और बताओ। कौन नहीं, आप दोनों के जैसे कि साइड बाय साइड रख के करोगे, तो एक आप जैसे बोर्ड पे मैं करवाता था डिफरेंस आपके, तो डिफरेंसेस को आप ऐसे करोगे। तो पहले आप लिखोगे मेंबरशिप, ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखो मेंबरशिप, आगे लिखो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, आगे लिखो पार्टनरशिप। तो मेंबरशिप में आपके जो है जॉइंट इन द फैमिली में होगा बाय बर्थ, जॉइंट इन द फैमिली में बाय बर्थ, और पार्टनरशिप में बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपका मेंबरशिप जो जॉइंट इन द फैमिली में जन्म से हो जाता है, और पार्टनरशिप में आपका जो है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। नंबर 2, रिस्क। रिस्क ले लो, तो जॉइंट इन द फैमिली में आपका कर्ता हैज अनलिमिटेड रिस्क, कर्ता हैज अनलिमिटेड रिस्क, और पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर हैज अनलिमिटेड रिस्क, सभी पार्टनर का अनलिमिटेड रिस्क होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगला थर्ड में वैसे बताता हूँ, डिसीजन मेकिंग। तो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में ओनली कर्ता कैन टेक द डिसीजन, जबकि पार्टनरशिप में ऑल द पार्टनर्स टेक द डिसीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे और उसमें डिफरेंसेस को आप लिखेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये 2 नंबर का आ गया। 9th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं।
स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही ना भूमि? ओके। हाँ जी, 9th में है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर करने के क्या फायदे हैं? अब जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए। हाँ जांगड़ा, संदीप जांगड़ा बताइए आप, जॉइंट वेंचर कौन कौन से हैं? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जॉइंट एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर किसे कहते हैं, पहले तो मेरे को ये बता दो। संदीप जांगड़ा से पूछ रहा हूँ मैं। संदीप आवाज सुन पा रहे मेरी आप? नहीं सुन पा रहा। हाँ जी, तो रविराज। हाँ आप बताइए जॉइंट वेंचर किसे बोलते हैं बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर? नहीं ध्यान आ रहा। हाँ भूमि आप बताइए जॉइंट वेंचर किसे बोलते हैं? भूमि, आर यू लिसनिंग मी? याद नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, और किसी को पता हो? एनीबडी हो? रितिका? हाँ यू कैन। ओके। ओके बेटा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आई क्लैप फॉर यू। बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया। कि ये करें कि जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि व्हेन टू और मोर फर्म्स join together to do the business, to do any another business, it may be in our country or it may be abroad also। तो यानी जॉइंट वेंचर होता है कि जो दो या दो से अधिक बिजनेस या कंपनीज मिलकर के कोई एक बिजनेस करें तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। और ये अपने देश में हो सकता है, बाहर से हो सकता है। जैसे कि आपका हीरो होंडा, हीरो और होंडा, दीज वर टू कंपनीज बिफोर 4-5 years। तो वो जो है दे हैव ए जॉइंट वेंचर हीरो होंडा। वो हीरो होंडा के नाम से मोटरसाइकिल बनाती थी। अब उन दोनों का वेंचर टूट गया, अब हीरो के नाम से मोटरसाइकिल अलग आ रहा है, होंडा के नाम से मोटरसाइकिल अलग आ रहा है। तो ये हीरो होंडा जो है वो एक जॉइंट वेंचर था। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, वो था कि व्हाट आर द बेनिफिट एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर करने के फायदे क्या है? तो एनी टू। हाँ कनिष्क, क्या फायदे हैं बेटा जॉइंट वेंचर से के? बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर? ऋतु, ऋतु क्या आप बता सकते हैं? हाँ जॉइंट वेंचर के फायदे ये हैं। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का, बोलिए। ओके ओके, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन, एकदम से सही है आपका। जो है पहला तो ये कि आप अपने विदेशों के अंदर जो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, और दूसरा आप अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे हैं। तो आपने जो एनी टू था, तो रितिका ने एनी टू में आपके दो इसका आंसर बताया, बहुत ही बढ़िया आंसर है, अच्छे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय पार्टनर बाय स्टपल, एक्सप्लेन। पार्टनर बाय स्टप, हाँ बोलिए, शाबाश। हम्म। ओ- ओके ओके। अगर किसी को इंग्लिश में नहीं बोलना आ रहा, डोंट वरी, आप हिंदी में बोल दीजिए। यू कैन स्पीक इन हिंदी आल्सो, ऑल द थिंग्स आर एक्सेप्टेबल। आई रिक्वेस्ट ओनली क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए, चाहे आप चाहे हरियाणी में बोल दो, कोई समस्या नहीं है, और कोई हेजिटेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो पार्टनर बाय स्टॉपल होता है, स्टॉपल होता है दिखावा। इनका आंसर सही है एकदम से। कि आपका जो ये कि पार्टनर बाय स्टॉपल, स्टॉपल होता है दिखावा करना। कि सम पर्सन मेक्स सच टाइप ऑफ द शो ऑफ दैट ही इज द पार्टनर ऑफ इन दिस फर्म, and due to this reason
some any person who believes that he is in a partner and he provides the credit to the firm, and due to any of the reason firm is unable to pay, then the person who was making show off, he will responsible for the payment of that person. कि मान लो ए नाम का एक आदमी है और वो किसी फर्म के अंदर बैठता है और वो कहता है कि ये कहता है कि मैं दावा करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर, या दिखावा ऐसा करता है कि वो वैसे दुकान में बैठा, आपने कहा आप कैसे, मतलब बस अपना पार्टनर अपना ही बिजनेस है ये, तो यूं करके वो लोग जो उसके साथ में जो इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। तो अगर बिजनेस को कोई लॉस हो जाता है तो इस केस में फिर जो है यहाँ पर आपका जो जिस पार्टनर ने स्टॉपल किया था, दिखावा किया था, वो उसके लिए जिम्मेवार होगा। ठीक है, इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर सॉरी। 11th में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन एंश्योर द इफेक्टिव एथिक प्रोग्राम इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन एंश्योर इफेक्टिव एथिक प्रोग्राम्स प्रोग्राम इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। एथिक होता है नैतिक, अच्छे हम कहते हैं ना, आप इसमें कोई एथिक है ही नहीं क्या, बोलने का एडिकेट नहीं क्या, उसको बोलते हैं पब्लिकेशन ऑफ कोड। बी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस मशीनिज्म मैकेनिज्म, और नन ऑफ अबो। इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अगर वो लागू कर दें तो आपके एथिक्स अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। तो पब्लिकेशन ऑफ कोड से तो कुछ नहीं होने वाला। आप पब्लिकेशन ऑफ कोड तो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय कुछ हद तक ठीक है, हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय सारे अगर लग जाए तो भी ठीक है। जो सी है इट इज़ द करेक्ट आंसर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ है कंप्लायंस मैकेनिज्म। ठीक है, आपका मैकेनिज्म ऐसा बना दें कि इफ देयर इज ए वायलेशन ऑफ एनी एथिक देन यू कैन मेक द कंप्लेन। तो अगर कंप्लेन की परिभाषा होगी तो सारे के सारे लोग जो हैं वो एथिक्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो उनकी जो कंप्लेन होगी। आवाज़ नहीं आ रही बेटा? हेलो, मेरे पास तो आवाज़ आ रही बेटा आपकी। बेटा अच्छा बेटी आपका नेटवर्क में दिक्कत होगी, हो सकता है आप नेटवर्क एक बार दोबारा से चेक कर लो फ्लाइट मोड पे जा करके। ठीक है, तो आपका इसमें थर्ड जो है सी जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ है कंप्लायंस मैकेनिज्म, ये आपका होगा। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये कह रहे कि डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पी सी ई इम्प्लाइज, ये कुछ स्पेलिंग शायद मिस्टेक है यहाँ पर। डिस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि आपका जो डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इम्प्लाइज कि डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। ए, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। बी, क्लोजिंग डाउन ऑपरेशंस। सी, इन्वेस्टिंग इन न्यू एरिया। डी, बाइंग शेयर्स PSE। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब वहाँ पैसे लगाना, डिस इन्वेस्ट का मतलब है पैसों को निकाल देना। तो आपका यहाँ पर देखो चार ऑप्शन में कौन सा बढ़िया बन रहा है। आपका यहाँ पर देखें तो डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSE एम्प्लॉयज, उसमें सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, ये है कि कंपनी अपने यानी पब्लिक जो गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बेच देना, यही आपका डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट होता है किसी के इक्विटी शेयर खरीद लेना, डिस इन्वेस्टमेंट होता है अपने इक्विटी शेयर किसी और को दे देना। ठीक है, तो डिस इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट है ADRs आर इश्यूड इन कनाडा, चाइना, इंडिया, यूएसए बिल्कुल सही हैं भूमि आप, कि इसमें जो है ADR है, ADR का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ADR जो है आपका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हम चैप्टर कर रहे थे अभी लास्ट, उसी में ये ADR का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, वो कौन इश्यू कर सकता है? वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA कर सकता है, कनाडा नहीं कर सकता, चाइना नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया तो IDR कर सकता है। ठीक है, आज नेक्स्ट आ जाओ कि इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। इसमें ई बिजनेस से जो वो नहीं है, मैं वो देख देता हूँ। ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग,
कॉन्ट्रैक्ट आर एंड डी कौन सा होना चाहिए? कनिष्क ने बोला ऑनलाइन बिडिंग। हाँ ये है कॉन्ट्रैक्ट आर एंड डी। आर एंड डी का होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपकी जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं उनमें रिसर्च और डेवलपमेंट का जो काम होता है वो आपका क्या रहता है? आर एंड डी। तो आपका यहाँ पर जो इट इज़ नॉट एन एप्लीकेबल ऑफ इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस ए ऑनलाइन बिडिंग। बिडिंग होता है बोली देना, कोई माल खरीदने की बोली देना, तो वो तो बिजनेस ही हो गया। ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट वो बिजनेस हो गया, क्योंकि आप ऑनलाइन जो है सॉफ्टवेयर लेते हैं, कोई गेम खरीदते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग ये बिजनेस ही हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एंड डी जो है इसका पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। आप लोग जो है मैंने आपको बोला था कि यू शुड गेट इट प्रिंटेड। आप इसके जो है इसको प्रिंट करवा लो और आप हो सकता है तो अपनी कॉपी में इसको सोल्व भी कर लो। तो कल जो है हम दोबारा से इसको शुरू करेंगे। तो मैं देखूंगा कितने बच्चों की प्रेजेंस आती है, कोशिश करें कि सभी बच्चे प्रेजेंट हो रिवीजन में। और मैं आपका इस प्रकार से 10, 12, 15 क्वेश्चन हैं वो आपको करवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा। तो आपका जो है ना तो सितंबर एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी और ना ही आपके फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं। कोई दिक्कत तो बोलिए, पूछना कुछ, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। क्या आप लोगों को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? ठीक है। रितिका, क्या आपको स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? ऋतिक, ठीक है बेटी। हम कल जो है फिर इसी प्रकार से फिर करेंगे। हम ये अभी जब तक एग्ज़ाम आपके नहीं होते तब तक हम इसी प्रकार से सिलेबस को रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू।